नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज हम राज्यपाल की शक्तियों के ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में, अतः दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत समानता है। दुर्गादास बसु के शब्दों में राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं। वे कूटनीतिक, नैतिक, सैनिक और संकटकाल के अधिकारों को छोड़कर राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों को हम निम्न आधार पर बांटते हैं। सर्वप्रथम, कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जिन्हें यह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करते हैं। वे मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, उनके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। महाधिवक्ता लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में उनसे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। संवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वे अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वे नियमों का निर्माण करते हैं। वे मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करते हैं। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराएं। वह मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को संपूर्ण मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखने को भी कह सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित अवश्य हैं, लेकिन अगर हम वास्तविक स्थिति में देखें तो मुख्यमंत्री इन सभी शक्तियों का उपभोग व्यवहार में करते हैं एवं कार्य को संचालन करने का प्रयास करते हैं। दूसरी शक्ति है विधायी शक्ति। राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अभिन्न अंग होते हैं। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन को बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह 1 या 2 सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा भी सकता है। अगर विधानमंडल दूसरों का स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है, जैसे जो विधेयक संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किए जा सकते हैं। राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इन अध्यादेशों का वही बल तथा प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद्द या समाप्त समझा जाएगा। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिबंध हैं। वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नहीं कर सकता जिस प्रकार
का विधेयक विधानसभा में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, या उस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता, या यदि विधानमंडल का उसी प्रकार का कोई कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता और राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता। वह राज्य विधानमंडल के सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद करते हैं जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता, आंदोलन तथा समाज के क्षेत्र में विशेष तथा व्यवहारिक ज्ञान हो। अगर वह ऐसा समझे कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है, तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इस प्रकार राज्यपाल को विधायी क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। तीसरे नंबर पर वित्तीय शक्तियाँ आती हैं। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वे व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराते हैं और उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकते हैं। चौथे नंबर पे न्यायिक शक्तियाँ आती हैं। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, बदल सकते हैं तथा क्षमा भी कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 के अपने एक निर्णय आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता गुरु वेंकट रेड्डी को क्षमादान देने का मामला में कहा कि राज्यपाल द्वारा क्षमादान के अधिकार का प्रयोग बिना किसी पक्षपात के किया जाना चाहिए तथा क्षमादान याचिका स्वीकार किए जाने के कारण भी स्पष्ट किए जाने चाहिए। स्पष्टतः न्यायालय इस बात की समीक्षा कर सकता है कि राज्यपाल ने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग उचित रूप में किया है अथवा नहीं। विविध शक्तियाँ। उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनमें नंबर 1, वह राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एनुअल रिपोर्ट और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उन्हें विधानमंडल के समक्ष रखता है। नंबर 2, अगर वह देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है, तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक यंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसके प्रतिवेदन पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संकटकालीन स्थिति में वह राज्य के अंदर राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। और नंबर 3, संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। असम का राज्यपाल असम की सरकार और इस आदिम क्षेत्र की जिला परिषदों के बीच खानों से होने वाली आय के विभाजन के संबंध में होने वाले विवादों के संबंध में स्वविवेक के अधिकार का प्रयोग करता है। इसी प्रकार मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में भी राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। बच्चों, आज मैंने आपको राज्यपाल की जो प्रमुख शक्तियां हैं उनसे अवगत कराया। आज के व्याख्यान में इतना ही।